गंगा नदी तंत्र। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, हमने सबसे पहली हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी पढ़ा है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी। आपने पढ़ा होगा कि सिंधु नदी में जो डिटेल पढ़ाई गई है वह एक एग्ज़ाम नहीं 100 एग्ज़ाम को कवर करेगी। चाहे आप यूपीएससी कलेक्टर की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, जितनी भी प्रकार की भर्तियां होती उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं नदियों से 1 से 2 नंबर पूछे जाते हैं। और अच्छे से अगर आपने 5 से 6 दिन के बीच में सारे वीडियो देख करके आपने नोट्स बनाए तो मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूँ आपको कि 1 नहीं 10 भर्ती आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको हमेशा तक अंत तक बना रहना है और सारे वीडियो को अच्छे से क्लियर करके देखना है, रिवीजन करके देखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र। हमने पहले वीडियो में हाथ से लिखते गए थे और आपको समझाते गए थे, लेकिन आज क्या है कि मैं पहले से नोट कर रखा है पॉइंट, क्योंकि हाथ से लिखने पर काफ़ी दिक्कत होती है और समय ज़्यादा लगता है। इस कारण से हमने आगे से पॉइंट नोट कर रखा है, तो आपको समझना है अच्छे से। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन आपने एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाउट में पड़ा होगा कि ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है और वो सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि गंगा नदी 2525 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर ज़्यादा है और ये 2500 किलोमीटर लगभग है। इसके बाद भी भारत की बड़ी कैसे नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी होनी चाहिए, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर और सिंधु नदी की है 2880 किलोमीटर। लगभग 20 किलोमीटर का दायरा, यानी कि इनका एवरेजन औसत लगभग किलोमीटर इनका 20 किलोमीटर का डिफरेंट है। लेकिन ये गंगा नदी है तो 2500 किलोमीटर, लेकिन भारत की लंबी कैसे नदी है? तो आइए हम समझते हैं। भारत के एक हिस्से यानी कि भाग है जो उत्तराखंड राज्य आता है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है और उत्तराखंड राज्य अपने भारत का एक राज्य है, यानी कि एक हिस्सा है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है ये अपने भारत से नहीं निकलती है, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक हिस्सा है जो वृहद हिमालय है। उनके पास से कैलाश पर्वत के पास तिब्बत का पठार आता है और वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। इस कारण से वो चीन से निकलने के कारण चीन से निकलने के कारण उनको सबसे बड़ी नदी, हिमालय की सबसे बड़ी नदियाँ कहते हैं। लेकिन भारत की बड़ी सबसे नदी ये हिमालय से निकलती है, लेकिन भारत के पास उत्तराखंड राज्य से निकलती है, यानी कि भारत से ही निकलने के कारण इस नदी को भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। चलो आपको मैं एक मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझाता हूँ कि गंगा नदी बड़ी नदी भारत की कैसे है और लंबी है तो कैसे नदी है। देखिए यहाँ पर है, ये भारत का मानचित्र है, आप देख सकते हो। उत्तर है चीन, उत्तर में चीन है और उत्तर पूर्व में चीन आ जाता है, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में यहाँ पर एक आता है अफ़गानिस्तान, में ए भी लिख देता हूँ अफ़गानिस्तान, और दक्षिण में श्रीलंका आता है। लेकिन यहाँ पर इसकी सीमा स्थलीय सीमा यानी कि ज़मीनी सीमा नहीं लगती है, ये समुद्र सीमा से लगता है श्रीलंका। ये कौन सा देश है? भारत के दक्षिण में है श्रीलंका। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी, और पूर्व में पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और पूर्व में, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो चलिए हम सबसे यानी कि जो हिमालय के 3 हिस्से हैं, ट्रांस हिमालय होता है, वृहद हिमालय होता है, मध्य हिमालय होता है और शिवालिक। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है ये कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पर एक राज्य आता है, उसका नाम है यूके। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। अब जो हमने पढ़ा कि पाकिस्तान यानी कि चीन से निकलती है मानसरोवर झील से, ये नदी है कौन सी?
सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। लेकिन ये भारत की बड़ी नदी क्यों नहीं है? और ये जो गंगा नदी है ये भारत की बड़ी नदी कैसे है? तो आप देख सकते हो भारत के अंदर आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड हिमालय पर्वत श्रृंखला में आने वाला राज्य है। इस कारण से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? भारत की सबसे बड़ी नदी होगी गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और जो एक यहाँ पर चेमांग यंगडुंग ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी में, इसको कहेंगे हम मेघना। जहाँ पर गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है उसको कहते हैं मेघना। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम डिटेल में अच्छे समझेंगे। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। अब इसका अलग से एक पॉइंट बनेगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी नदी, तो देख सकते हैं आप हिमालय पर्वत श्रृंखला चाइना में भी आता है और भारत में भी आता है और पाकिस्तान में भी आता है। और पाकिस्तान में जो आता है उसको कहते हैं हम, जो टुकड़े हैं हिमालय के उसको कहते हैं सुलेमान। और एक यहाँ पर म्यांमार देश में आता है, इसको कहते हैं आराकान योमा। और आपने देखा होगा अंडमान निकोबार होते हैं जो द्वीप समूह हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। यह हमेशा जितने भी टीचर्स होते हैं या कोई भी पढ़ाने वाले होते हैं जो यह हमेशा पढ़ाते हैं कि अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह, ये द्वीप समूह है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। आप यूपीएससी या पीएससी की एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा अच्छे से कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है। तो ये जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, और मुड़ जाती है यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार देश आता है, यहाँ पर मुड़ जाती है एक नामचा बरवा। यहाँ पर एक नामचा बरवा एक पर्वत आता है, यहाँ से ये हिमालय टूट के और मुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम म्यांमार में आराकान योमा। क्या कहते हैं? आराकान योमा इस पर्वत को कहते हैं म्यांमार में। और इधर जो मुड़ जाता है इसको सुलेमान कहते हैं। तो काफ़ी अपन हिमालय पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। कम से कम 8 से 10 पेज में हिमालय पर्वत श्रृंखला मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, चाहे आपने 20 चैनल से नहीं पढ़ा होगा, 20 किताब में नहीं मिलेगा, वो चीज़ें साहित्य अकेडमी चैनल पर आपको पढ़ाई जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन यह ट्रांस हिमालय के वृहद हिमालय के हिस्से में आता है। लेकिन ये कौन सा देश दिख रहा है आपको? यहाँ पर तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तिब्बत का पठार। ये जो स्थान है यहाँ पर तिब्बत का पठार है और ये लगता है चीन से। तो हम कह सकते हैं चाइना से निकलती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी को भारत की नदी सबसे बड़ी नहीं कहेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी नदी क्योंकि उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड अपना भारत का एक राज्य है, इस कारण से गंगा नदी को भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कहा जाता है। आपको क्लियर हुआ होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम गंगा नदी की डिटेल पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो देखिए गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। आपको इस गंगा नदी की लंबाई को याद करने की एक आसान शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझना है। कभी जीवन में आप मरते दम तक इसको नहीं भूल सकते हो। देखिए गंगा नदी में एक बिहार राज्य आता, वहाँ पर गंगा नदी में एक बाउंड्री बनाई गई है। गंगा नदी में बाउंड्री बनाई गई है जो कि एक प्राइवेट बाउंड्री है, यानी कि आप सरकारी बाउंड्री भी कह सकते हैं। आप देख सकते हो कि गंगा नदी में अगर आप वैसे ही नहाने के लिए कूद पड़े हो तो सकता है कुछ भी घटना घट सकती है, और उस घटने के कारण अपने साथ कुछ भी नुकसान होता है, या अपने सामान बह जाते हैं, या अपन के साथ यानी कि खुद के साथ कुछ घटना हो सकती है। इसलिए सरकार ने उस नदी के आसपास, मान लो ये नदी जा रही है और यहाँ पर एक घाट बना है, और इस घाट के किनारे यहाँ पर उन्होंने इतनी सी बाउंड्री बना दी, इधर तार पेंसिल लगवा दी, यानी कि जाली लगा दी। आप इस नदी के अंदर नहाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इधर जाली लगी हुई, आप बहोगे नहीं।
तो इसके लिए कुछ टिकट रखिए। तो इस टिकट 25 रुपये नहाने के, यानी कि इस बाउंड्री में नहाओगे तो 25 रुपये लगेगा। वैसे गंगा नदी में नहाने के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन घाट पर एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप नहाओगे, यहाँ पर स्नान करोगे, तो आप बहोगे नहीं, आपके साथ कुछ दुर्घटना नहीं होगी, तो 25 रुपये टिकट लेते हैं। लेकिन दो व्यक्ति, सोहन और मोहन नाम का कोई भी दो व्यक्ति, या आप जाओगे 2 जने तो भी नहाओगे, तो 2 जनों से 25-25 रुपये लिए नहाने के। कहाँ पर, कौन सी नदी? भारत की एकमात्र नदी है जहाँ पर 25-25 रुपये लिए जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि आप नदी में नहाओगे तो पैसे नहीं लेंगे, लेकिन वो बाउंड्री बनाई गई आपके साथ कुछ घटना न घटे, इसलिए सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के लिए कौन सी नदी के पास में बाउंड्री बनाई गई है? तो गंगा नदी में बाउंड्री बनाई गई है, जहाँ पर 25-25 रुपये लेते हैं, और 2 जने जाएंगे तो 25-25 2 जने को लगेगा। तो आप कह सकते हो कि गंगा नदी में नहाने के 25-25 रुपये लगते हैं। इसका मतलब 25-25 2 बार लिख दीजिए, तो गंगा नदी की कुल लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। आई होप आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़े आगे। जल संग्रहण, गंगा नदी का जल संग्रहण 8,08.61 यानी कि 8,61,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का मतलब फैला हुआ है, यानी कि सारी नदियां आकर के मिल जाती है, उस सभी जगह को नापेंगे हम, तो 8 लाख लगभग मान सकते हो, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? जल संग्रहण, यानी कि डेनस पैटर्न है। डेनस पैटर्न है, इसको मैं अच्छे से आपको एक बार समझाता हूँ। मान लीजिए ये जा रही है, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी अपन समझ रहे हैं जल भरण या जल संग्रह। अब मान लीजिए ये गंगा नदी जा रही है, तो इसकी लंबाई तो कुल 2525 किलोमीटर है, क्योंकि 2 जने नहाने गए 25-25 रुपये लगे। लेकिन जल भरण का मतलब इसकी सहायक यमुना, टोंस, सिंध, और इसके बाद सिंध नदी नहीं आएगा, सॉरी, यमुना, सोन, और इसके बाद आप देख सकते हो बेतवा, कुलबेहरा, बहुत सारी नदियां हैं जो आपस में आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। इनको कहेंगे जैसे कि आप धौली गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी और भागीरथी, अलकनंदा, सब नदियाँ मिल जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नदी की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन जो नदी जिस स्थान से निकली, मान लो कि अपन कह सकते हैं बेतवा नदी एमपी से निकली, तो एमपी का जो पानी है उस पानी को भी नापा जाएगा। तो अपन कह सकते हैं इसका पूरा ये ढांचा बन के तैयार होता है, इस पूरे की कुल लंबाई नापी जाती है किलोमीटर में, तो ये कितनी आएगी? लगभग 8,61,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? जल संग्रहण क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी है किसकी? हिमालय की। भारत की सबसे लंबी नहीं है, ये हिमालय की है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और ये भारत में सिंधु नदी 1114 किलोमीटर बहती है। तो आपने पढ़ा होगा उस पॉइंट में कि ये सिंधु नदी है, जो ब्लैक यानी कि ब्लू पेन से डायरेक्शन बनाई गई है, तो ये सिंधु नदी है, लेकिन ये चीन है, और यहाँ पर ये हिस्सा अपना ये भारत आता है, और भारत में इसकी लंबाई कुल कितनी है? 1114 किलोमीटर। बाकी फिर पाकिस्तान में निकल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और भारत की सबसे लंबी नदी है। क्योंकि ये भारत की लंबी सबसे नदी क्यों है? क्योंकि भारत का एक राज्य आता है उत्तराखंड, और यहीं से निकलती है, न कि किसी दूसरे देश से निकलती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, और ये नदी भारत की दूसरी बड़ी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जो भारत से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर एक स्थान है नासिक में, वहाँ से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सभी नदियों को पढ़ेंगे। आज हम सबसे ज़्यादा फोकस गंगा नदी पर करेंगे। गंगा नदी की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है। चलिए, फिर निम्न में से सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, लेकिन ये भारत से बाहर से निकलती है, यानी कि चाइना से निकलती है। सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है, ये भी हमने बार बार समझ लिया, 1 से 2 बार कई बार समझ लिया। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी
चीन से निकलती है, इसलिए इसको भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं कहेंगे। गंगा नदी के पिता हिमालय पर्वत है। अब क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, हिमालय की पुत्री किसे कहा जाता है? तो हिमालय की पुत्री अपने भारत में गंगा नदी को कहते हैं। वैसे तो हिमालय से 3 बड़ी नदियाँ निकलती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कौन सी? गंगा। तो गंगा नदी अपने भारत की नदी है, इसलिए गंगा नदी के पिता हिमालय है, इसलिए गंगा नदी को हिमालय पर्वत की पुत्री कहा जाता है। क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि हिमालय की पुत्री किसे कहते हैं? तो गंगा नदी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा क्यों दिया गया? तो आप समझ सकते हैं कि अगर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी यानी कि एक सरकारी नदी घोषित नहीं करेंगे तो हो सकता है आप निजी नदी समझ के, अपने गांव के पास में कोई नदी होती तो आप कूड़ा कचरा, मल मूत्र या खनिज या कंपनी से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब चीज़ों को आप डाल दोगे तो वहाँ पर कितने जीव जंतु रहते हैं, हजारों करोड़ों जीव जंतु पानी में रहते हैं, साथ में मानव रहते हैं। और गंगा नदी एक पवित्र नदी है, तो इसमें कहीं प्लास्टिक, मल मूत्र, कूड़ा कचरा जो भी डाल दोगे तो एक नदी दूषित होगी। और यह नदी कम से कम भारत के लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। मुझे बताओ, एक गांव, एक राज्य में कम से कम 100 से 150 शहर भी होते हैं जो नदी के किनारे हैं। तो उन सभी अगर शहरों से इतना कूड़ा कचरा डालेंगे, गंदगी, तो ये नदी एक दिन दूषित हो जाएगी और वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु को खतरा बना रहेगा, यानी कि वो जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग दवाई डाल दोगे या फिर कुछ भी घटना कर सकते हो। तो इस कारण से इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। इस कारण से अगर आपने कोई भी खराब चीज़ डाली, प्लास्टिक, मल मूत्र, कूड़ा कचरा, तो आपको इस नदी में अगर आपको कचरा डालते हुए देखा गया या पाया गया तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, किसी भी नदी में खराब चीज़ ना डालें, कूड़ा कचरा या कुछ भी चीज़ें ना डालें। इससे अच्छा क्या, अपनी एक जीवन रेखा है, इस नदी का पानी पीते हैं पूरा भारत, इसलिए इस नदी को जीवित नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर एक बैक्टीरिया फेज वायरस के कारण यहाँ का पानी खराब नहीं होता है। आपने देखा होगा, अगर आप नर्मदा नदी का या चंबल का या सिंध का, केन का, गोदावरी का, महानदी का, अलकनंदा तो गंगा नदी का ही नाम है, लेकिन आप किसी भी प्रकार की नदियाँ, अमेजन नदी है, यमुना नदी है, घाघरा है, गड़ंग है, कोसी है, अन्य सभी नदियों का पानी अगर आपने एक लोटा भर के आपके घर में रख लिया तो 1 साल बाद वह पानी हो सकता है वह एक नदी पानी जहर बन सकता है, क्योंकि वो बंद कैद में एक लोटा में रहता है, तो उसमें रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन होने के कारण वह जहर भी बन सकता है, और जहर नहीं बनेगा तो पानी नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, या फिर उसमें कुछ न कुछ जीवाणु यानी कि पड़ जाएंगे। तो उस जीवाणु पड़ जाएंगे तो पानी बिल्कुल जहर बन जाएगा। तो इस कारण से जो बैक्टीरिया फेज है इसको कोई मिलाता नहीं, ये अपने आप इस गंगा नदी में पनप जाते हैं, यानी कि पैदा हो जाते हैं। और यह एक वायरस जीवाणु होते हैं जो इस पानी को ख़राब होने नहीं देते हैं। जितनी भी गंदगियाँ होती है उनको नष्ट कर देते हैं, एक पवित्र यानी कि शुद्ध जल बना देते हैं बैक्टीरिया फेज। तो क्वेश्चन एक यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा था कि गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है, तो उसके बारे में आप प्री निकालोगे तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा गया था कि यूपीएससी यानी कि कलेक्टर की एग्ज़ाम में पूछा गया था कि गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है, तो वहाँ पर वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया फेज एक वायरस होता है जो इन पानी में रहने वाले जीवाणु को, जो खराब जीवाणु रहते हैं उनको मार देता है। इस कारण से इसका पानी खराब नहीं होता है। आप नोट्स बनाइए अच्छे से। मैं कह सकता हूँ आपको 20 किताब 20 चैनल पर नहीं मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पर साहित्य अकेडमी चैनल पर आपको मिलेगी। और बहुत ही जल्द ये डिजिटल क्लासेस होने वाली है, इसलिए आप बने रहें और लाइक करना, शेयर करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि आपका पैसे नहीं लगते लाइक और सब्सक्राइब करने के। लेकिन सब्सक्राइब करने का मतलब होता है सीधा जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और लाइक करें तो हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और कमेंट करके बताइए आपको क्वालिटी में कुछ दिक्कत है या समझाने में या पढ़ाने में, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं। प्रयाग का मतलब जहाँ पर नदी आकर के
2 नदी मिलती है और उस स्थान को हम पंच प्रयाग यानी कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं, तो जहाँ पर 2 नदी मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विष्णु प्रयाग, देखिए अलकनंदा और माना हिमनद से एक धौली गंगा आती है। यहाँ पर कौन सी गंगा है? धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा जहाँ से निकलती है, गंगा नदी का वास्तविकता में नाम गंगा नदी नहीं पड़ता है। गंगा नदी का वास्तविक नाम गंगा नदी नहीं है। आप कहोगे सर ऐसी बात कैसे, क्योंकि पूरा देश गंगा नदी कहता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा गंगा नदी का नाम किस स्थान पर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अलकनंदा यहाँ से लगा के लास्ट तक, जब तक 5 प्रयाग नहीं बनेंगे तब तक इस नदी को अलकनंदा ही कहेंगे, जो गंगा नदी का दूसरा नाम है। तो अलकनंदा हमेशा रहेगा, लेकिन साइड से मिलने वाली अलग अलग नदियाँ रहेगी। तो देखिए अलकनंदा नदी निकली, कहाँ से निकली? ये गोमुख हिमाद्री यानी कि गंगोत्री से निकली है। गंगोत्री से, गोमुख से निकली है उत्तराखंड से। और इधर से माना हिमनद से धौली गंगा आती है। धौली गंगा आ करके मिल जाती है अलकनंदा में, उसे कहेंगे हम विष्णु प्रयाग। और फिर अलकनंदा के नाम से ही चलेगा लास्ट तक, लेकिन ये नदी का सब आके मिल जाएंगे। छोटी नदियाँ हैं तो बड़ी नदी का नाम हमेशा रहता है, छोटी नदी समाप्त हो जाएगी मिलने के बाद। फिर त्रिशूल हिमनद से एक नंदाकिनी नदी आती है। कौन सी? नंदाकिनी। ये मंदाकिनी लिखा गया है लेकिन नंदाकिनी है। तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है, उससे कहेंगे हम नंद प्रयाग। और पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी निकलती है। पिंडारी नदी और अलकनंदा दोनों मिलती है, वहाँ पर कर्ण प्रयाग बनता है। और एक चोराबारी से निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी ये नदी है, ये नंदाकिनी है, नंदाकिनी, और ये है मंदाकिनी। तो चोराबारी से निकलती है मंदाकिनी नदी, और ये अलकनंदा मिलती है, उसको कहेंगे हम रुद्रप्रयाग। और ये संतोपथ हिमालय, यहाँ पर है संतोपथ हिमालय। संतोपथ हिमालय से भागीरथी निकलती है, और भागीरथी संतोपथ हिमालय से निकल करके अलकनंदा में मिलती है। उस स्थान को कहते हैं हम देव प्रयाग। तो देखिए 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। 5 प्रयाग है, 1 2 3 4 5। तो पांचों प्रयाग कहाँ पर बनते हैं? उत्तराखंड में बनते हैं। ये सीधा सा क्वेश्चन बनता है। आप गंगा नदी के बारे में डिटेल कम से कम 1000 क्वेश्चन बने होंगे, सारे के सारे इसी वीडियो में आपसे बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और फिर 5वां देव प्रयाग। क्वेश्चन पूछेगा देव प्रयाग किस 2 नदी के संगम पर बनता है? 2 नदियाँ ऐसी कौन सी है जो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर देव प्रयाग बनता है? आप कह सकते हो कि ये अलकनंदा नदी है, और ये कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। आपने एक मूवी में सॉन्ग सुना होगा, कौन सी, जो बाहुबली में शायद सुना होगा कि भागीरथी देख तरफ तेरी, भागीरथी देख जरा तेरी तरफ शिवजी चले आए। तो वो भागीरथी नदी के किनारे वो फिल्म बनाई गई, और वहाँ पर आपने देखा होगा जो बाहुबली होता है वो उस मूर्ति को, शिवजी की मूर्ति उठा के और इस नदी के किनारे आता है भागीरथी नदी। तो गंगा नदी की 2 बड़ी सहायक नदी है, अलकनंदा और भागीरथी। लेकिन अलकनंदा नदी जहाँ से गंगा नदी निकलती वहाँ पर इसका नाम है अलकनंदा, और जहाँ पर भागीरथी आके मिलती है और भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वहाँ पर देव प्रयाग है, और यहाँ से आगे निकलती है इसको फिर कहते हैं आगे मिलके गंगा नदी। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी निकली वहाँ से गंगा नदी नहीं कहते, उसको अलकनंदा नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा और भागीरथी मिलके आगे बढ़ती है, उसे कहते हैं हम गंगा नदी। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि 5 प्रयाग कैसे याद रखें। तो देखिए ध्यान से, 5 प्रयाग, सबसे पहले भगवान विष्णु थे यानी कि विष्णु प्रयाग। और आपको ये ध्यान रखना है विष्णु प्रयाग कहाँ पर बनता है, इन 2 नदियों को नोट्स में देखेंगे। तो विष्णु प्रयाग बनता है, भगवान विष्णु ने एक छोटे नंद बालक के रूप में जन्म लिया, और नंद बालक को कान में कर्ण पहनाए यानी कि उनको बाली पहनाई, और कर्ण पहनाने के बाद उनको रुद्र की माला पहनाई। क्या पहनाई? रुद्र की माला कान में पहना दिए बाली, और इसके बाद उनको छोटे बालक को रुद्र की माला डाली। तो आप समझ सकते हो कि छोटा बालक है, विष्णु भगवान ने जन्म लिया छोटे बालक के रूप में, उनको कान में कर्ण पहनाए, फिर उनको रुद्र की माला पहनाई। तो इन सभी सजावट के बाद एक बच्चा
भगवान के रूप में दिखाई देता है। तो नंद बालक को क्या कहा गया? देव, क्योंकि उनको सजाने के संवारने के बाद वह देव के रूप में दिखने लगे, इस कारण से कहा जाता है देव प्रयाग। तो आप देख सकते हो भगवान विष्णु ने जन्म लिया तो विष्णु प्रयाग, किसके रूप में लिया? नंद बालक में, तो नंद प्रयाग। उनके नंद बालक को क्या पहनाए? सबसे पहले कान में कर्ण पहनाए तो कर्ण प्रयाग, और कान में पहनाने के बाद उनको फिर क्या पहनाए? रुद्र की माला, इससे कहेंगे रुद्र प्रयाग। और रुद्र की माला सब कंप्लीट सजावट या संवारने के बाद वो एक बालक छोटा भगवान देव के रूप में दिखने लगा, तो इससे कहेंगे देव प्रयाग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार अब हम समझेंगे ये 5 प्रयाग कौन कौन सी नदी के। विष्णु प्रयाग, भगवान विष्णु ने जन्म लिया नंद बालक के रूप में, नंद बालक को हमने कान में कर्ण पहनाए तो कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र की माला पहनाए तो रुद्र प्रयाग, फिर ये सब पहनाने के बाद हम कहने लगे देव है, तो यानी कि देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर मिलने पर बनता है। नंद प्रयाग कहाँ पर बनता है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के किनारे। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडारी नदी के किनारे, पिंडार नदी या पिंडारी नदी, दोनों नाम है, पिंडारी नदी या पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग बनता है। रुद्र प्रयाग अलकनंदा नदी मिलती है और मंदाकिनी, ये नंदाकिनी, ये मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर रुद्र प्रयाग बनता है। देव प्रयाग कहाँ पर बनता है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप एमपी पुलिस तो ठीक है, यहाँ पर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी कलेक्टर के एग्ज़ाम में या एमपीपीएससी में आप कहीं पर भी खोल के देख सकते हो, कम से कम 1000 बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं इसी नदी के। तो आप देख सकते हो देव प्रयाग सबसे इम्पोर्टेंट है। देव प्रयाग कहाँ पर बनते? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती, वहाँ पर देव प्रयाग बनते। और इन 2 नदी मिलने के बाद आगे जो नदी बढ़ती है उसे वहाँ पर नाम रखा गया है क्या? गंगा नदी। तो ये 5 प्रयाग कहाँ पर बनते हैं? ये उत्तराखंड में ही बनते, एक ही राज्य में बनते उत्तराखंड। लेकिन एक पंचनद बनते, हमने सिंधु नदी में पढ़े, वो पाकिस्तान में बनते। पंचनद 5 नदियाँ मिलती उसे कहते हैं पंचनद, वो एक स्थान पर मिलते। लेकिन ये 5 नदियाँ एक जगह नहीं मिलती, कई स्थानों पर अलग अलग जिलों में मिलती है। इस कारण से यहाँ पर 5 प्रयाग बनते हैं, यानी कि 5 प्रयाग उत्तराखंड में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर है गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो मैदानी भाग क्या होते हैं आप समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर आप देखना, मान लिया ये क्या है, सब आपस में ये क्या है? पर्वत है। क्या है? ये पर्वत है। ये सब क्या है? पर्वत है। मान लिया ये यहाँ पर ये पर्वत है, और पर्वत के बाद में आप यहाँ पर देखोगे ये ऊंची स्थान है, यहाँ से कोई नदी निकली है, मान लो ये ऐसे निकल के जा रही है, और अचानक यहाँ पर जमीन एक समतल जमीन आ जाती है, तो ये नदी एक समतल में बहने लगती है। लेकिन उधर से तो आती है तो उतार चढ़ाव उबड़ खाबड़ जगह से आती है, यानी कि क्योंकि ये नदी कैसी है? ये पर्वत से निकलती है, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ से निकलती है, तो कहीं ऊंचा स्थान कहीं नीचा स्थान। लेकिन यहाँ पर एक स्थान आता है हरिद्वार, उत्तराखंड में ही है। हरिद्वार में क्या होता है? ये नदी एक समान से, मतलब एक ही दिशा में एक जैसे समतल जगह में बहने लगती है, इसको कहते हैं हम मैदान। एक होता है पठार, पठार में सारे पर्वत मैदान सब आते हैं, घाटी नदी घाटियाँ जंगल सब कुछ आते हैं। लेकिन मैदान का मतलब होता है एकदम सीधा। आपने भी देखा होगा क्रिकेट का मैदान, अब क्रिकेट का ग्राउंड कहो या फिर स्टेडियम, एक मैदान होता है एकदम समतल होता है। लेकिन पठार ऊंचा नीचा, उसमें पठार में पर्वत पहाड़ सब कुछ आ सकते हैं। तो पर्वत से निकलने के बाद एक जैसे स्थान पर बहने वाली नदी गंगा नदी है। वो कहाँ से? हरिद्वार से, यानी कि उत्तराखंड में एक स्थान आता है हरिद्वार, वहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी कि निकलती है। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि गंगा नदी मैदानी भागों से किस स्थान से प्रवेश करती है? तो वो हरिद्वार से। फिर आगे बढ़ते हैं हम। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से ये गंगा नदी निकलती है। तो सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में। अब आप कहोगे सर झारखंड में, लेकिन बिल्कुल बहती है, क्योंकि यहाँ पर छपरा, बिहार, पटना और हरिद्वार बहुत सारे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे।
लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ये नदी बह करके निकलती है। बहती है इसका मतलब प्रवाहित होती है, निकलती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निकलती है 28 जिलों से। कितने जिलों? 28 जिलों से होकर गुजरती है। जैसे नर्मदा नदी अपने मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से निकलती है, तो आप 16 जिलों से निकलती है, उसी प्रकार से गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है, यानी कि निकलती है। निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से। समाप्त कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में, जो पश्चिम बंगाल में स्थान आता है। लेकिन कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से। 1 2 3 4 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक क्वेश्चन बना था मेरी ही एग्ज़ाम में, एसएससी में क्वेश्चन बना था कि जो हमने एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करी, वो लगातार हमारे पास 6 एग्ज़ाम क्वालिफाइड है। लेकिन अभी एमपी पुलिस दोबारा क्वालिफाइड हो जाएगा। एमपी पुलिस में अभी 69 नंबर हैं और इस बार अभी फिर एमपी पुलिस में चयन हो जाएगा। उसमें हम मेरिट में बाहर हो गए थे, जो पहले वाली एमपी पुलिस है उसमें। लेकिन एक एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से किस ज़िले से नर्मदा नदी प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है और लास्ट में फिर उत्तर प्रदेश का एक बलिया ज़िला आता है, वहाँ पर समाप्त हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है और आगे निकल जाती है। तो सबसे पहले बिजनौर से प्रवेश करती है और जाती है बलिया तक, फिर बिहार में चली जाती है। तो आइए हम बताते हैं आपको 5 राज्य कैसे और कहाँ से निकलती है और कौन कौन से राज्य से जाती है। तो देखिए आप, यह एक मैप है, यानी कि मानचित्र है हमारे द्वारा बनाया गया। ये कौन सा राज्य है? तो आप कहोगे सर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद में यहाँ से लगाकर ये स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है। आपको अच्छे से समझा देते हैं। ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद आपने यहाँ पर देखा होगा बिहार में जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिहार राज्य भी है, जो कि सीमा लगती है किससे? बिहार, यानी कि यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। क्या है? बिहार। तो थोड़ी सी सीमा इसकी भी लगती है। ये नदी ऐसे ऊपर होती हुई ऐसे भी घूम के जाती है। तो ये बिहार राज्य हो गया। और बिहार के बाद में यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। मैं झ लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, झारखंड। और ये है बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और लास्ट में आता है पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल। जो यहाँ पर एक कौन सा देश है? ये सब है बांग्लादेश। फिर निकल जाती है बांग्लादेश में और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में। तो ब्रह्मपुत्र नदी उधर से आती है बांग्लादेश से होकर और ये बांग्लादेश में दोनों जाके मिल जाती है, उसको कहते हैं मेघना। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी किस नदी में मिलने के बाद इसका नाम मेघना पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पद्मा नदी। पद्मा नदी कहाँ पर पड़ता है नाम गंगा नदी का? पश्चिम बंगाल में। और मेघना नदी कहाँ कहेंगे? बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो आपको समझ में आएगा 5 राज्यों से निकलती है ये नदी। कौन सी? गंगा नदी। तो गंगा नदी 5 राज्यों से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर चली जाती है बंगाल की खाड़ी, जो कि समुद्र है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो देखिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो देखिए पद्मा, जमुना दोनों मिलती है, उसे कहेंगे हम मेघना। चलिए, गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर मतलब गांव कौन कौन से शहर है बड़े बड़े से? सबसे पहले ऋषिकेश उत्तराखंड में है, हरिद्वार है और इस नदी के किनारे कन्नौज है, फिर कानपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, बक्सर है, छपरा है, पटना है, भागलपुर है, मुर्शिदाबाद है, फर्रुखाबाद, बैराज है। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है इस नदी पर। फिर पद्मा कहा जाता है इसको, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश। और हुगली नदी इसकी सहायक नदी है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोलकाता। एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और बिहार किस नदी के किनारे है? तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे। तो गंगा नदी के किनारे कौन से शहर आते हैं? इतने शहर, छोटे छोटे कई हजारों गांव है। तो आप लोग इनको ज़रूर देखें कि बड़े बड़े से शहर जो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, इनको समझेंगे और नोट्स बना लें। तो ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर। और हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। हुगली किसकी सहायक है? हुगली अपने जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है। मुर्शिदाबाद भी इस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। लेकिन एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेरी आईएमपी क्वेश्चन पूछेगा,
ऐसी कौन सी राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे? तो ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका, यानी कि इनकी करेंसी यानी कि मुद्रा, अपने यहाँ पर भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार बांग्लादेश में क्या चलता है? रुपये की जगह टका चलता है। ये मैंने अंक की बिंदी गलत लगा दी है, टका। टका वहाँ की रुपया यानी कि मुद्रा है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ढाका राजधानी किस नदी के किनारे है? तो वो है गंगा नदी के किनारे, फिर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और पॉइंट बचे हैं। गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा और सरयू। अच्छा, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे क्या है? अयोध्या। एक क्वेश्चन आता है, अयोध्या जो भगवान राम की कहा जाता है कि एक किंवदंतियों के अनुसार अयोध्या राम भगवान की जन्मस्थली, अयोध्या में जो मंदिर बन रहे हैं वहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछेगा अयोध्या किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, गड़ंग, बागमती, कोसी। और कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक। शोक का मतलब क्या होता है? मजे लेना, ये नहीं। शोक का मतलब दुखी होना, क्योंकि ये कोसी नदी क्या करती है? बार बार अपना मार्ग बदलते रहती है। जैसे मान लो पेटलावत के किनारे पंपावती नदी है, लेकिन पेटलावत पंपावती नदी के किनारे, लेकिन अगली बार जब बाढ़ आएगी तो वो नदी पेटलावत के अंदर घुस जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो कई लोगों को यानी कि उनकी ज़मीन या मकान नष्ट कर देती है, तो उनको दुख होता है, यानी कि शोक होता है। तो ये बंगाल का, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। उसी प्रकार यमुना नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोस नदी, सोन नदी, फूनकुन नदी और सभी नदियाँ इस नदी में मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी। आप कहोगे सर चंबल कैसे? चंबल जा कर के मध्य भारत का पठार इटावा उत्तर प्रदेश में जा कर के मिल जाती है यमुना में। और सिंध नदी सीधी जाके यमुना मिल जाती है। बेतवा नदी भी बेतवा नदी भी मिल जाती है यमुना नदी में। केन, टोंस दोनों नदियाँ मिल जाती है, लेकिन सोन नदी बिहार में जा कर के मिल जाती है, पटना बिहार, यानी कि हमीरपुर। हमीरपुर, ये हमीरपुर क्या है? जिला, किसका? बिहार का जिला है। और ये सोन नदी सीधी जाके मिल जाती है कहाँ पर? बिहार में। तो ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा था, आप देख सकते हो। अब भी एमपी पुलिस 2023 में पूछा गया था। मुझे तारीख याद नहीं है, लगभग 8 तारीख से आसपास जो भी पेपर हुए हैं, 5 तारीख के बाद जो पेपर हुए उनमें आप मिलाना। क्वेश्चन सीधा सा बनाए। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, माई की बगिया के पास से, लगभग वहाँ पर नर्मदा सोन दोनों निकली हुई है। और सोन नदी निकलने के बाद सीधी मिल जाती है बिहार के पटना में, गंगा नदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गंगा नदी का अवतार लगभग पृथ्वी पर 14,000 वर्ष पहले माना जाता है। गंगा नदी का अवतार पृथ्वी पर लगभग 14,000 वर्ष पहले माना जाता है। 1,000 नहीं, 14,000 वर्ष पहले माना जाता है गंगा नदी का जन्म इस पृथ्वी पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल है। साहित्य अकेडमी जो संस्था है वहाँ पर आपको एक नहीं 1000 डिटेल के साथ में सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बस गंगा नदी कहाँ से निकली और कहाँ मिली, कितनी लंबाई है, कौन कौन से शहर है, नहीं। यह हमेशा पढ़ते हैं और पेटलावत स्तर को अच्छा सा मार्गदर्शन एक साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है। आप देख सकते हो इतनी डिटेल से, बिना किताब, बिना किसी मोबाइल लैपटॉप के सहारे आपको पढ़ाया जाता है बोर्ड पर। तो आप विशेषकर ध्यान दीजिए, ना किसी का सहारा देख करके नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर टीचर में लेवल होगा तो वो बिना देखे पढ़ाएंगे। आप देख सकते हो साहित्य अकेडमी आकर के 2 से 3 दिन डेमो लीजिए,